एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पे हमें देखना है कि जो जाति शब्द है संस्कृत के जात शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जन्म। यानी कि जन्म जो है वर्ण की तुलना में उसका जो है आशय बिल्कुल अलग है। वर्ण जो है व्यक्ति जो है अपने कार्यों के आधार पर जिस कर्म में वह जाता है, जिस कार्य को वह चुनता है, उसके अनुसार उसे उस वर्ण की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी है। लेकिन क्या हुआ कि समाज में कुछ लोगों ने इसको जाति व्यवस्था में तब्दील कर दिया। मतलब वो जो एक कह सकते हैं कि काबिलियत पर व्यवस्थित जो समाज था, उसको बंद करके उसे जन्म पर आधारित कर दिया। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो यह सुनिश्चित कर दिया गया कि मतलब ऐसा फिक्स कर दिया कि राजा का बेटा ही राजा होगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा। ठीक है, और सोनार का बेटा ही सोनार होगा। लोहार अगर उसको अच्छे से सोना पीटना और सोना बनाना आ गया, फिर भी उससे सोनार वो नहीं बन सकता। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आज भी हम देखते हैं किसी भी व्यवसाय में, जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री का ही बात ले लीजिए, तो वहां पे जो है एक अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस का जो बेटे होते हैं उन्हीं को जो है चांसेस ज्यादा मिलते हैं। उन्होंने फिक्स कर दिया है कि हम जो एक्टर्स हैं उनके बेटे एक्टर्स तो बन ही जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। बल्कि बाहर से आने वाले लोग चाहे उनके अंदर कितना भी टैलेंट हो, उनको जो है मौका बहुत ही कम मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो बिना पैसे वाली, जो बिना बजट की जो फिल्में होती हैं उसके अंदर छोटे मोटे जो रोल मिलते हैं, छोटे मोटे जो डायरेक्टर्स जो नई फिल्में बना रहे होते हैं उसमें मिलता है। तो ये जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, ये सदियों से चली आ रही है। उस समय भी इसी तरह था। समाज में व्यवसाय जो बहुत ज्यादा धन संपदा लिए हुए था और उसमें समाज के अंदर एक रुतबा था, उसको फिक्स कर दिया गया कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां जो है वह उसका लाभ उठा सके। तो इस तरह से जिन्होंने कभी अपने बल के अनुसार शूद्रों का काम किया था, जैसे कि मकान बनाना, कृषि वगैरह करना, तो उनके बेटे जो है वही बन के रह गए। और जिन्होंने
शास्त्रार्थ लिया था, मतलब शस्त्रों की शिक्षा ली थी, हथियार वगैरह उनको चलाना उनको आता था, उन्होंने सीखा, तो वो जो है क्षत्रिय बन गए। उनके बेटे भी क्षत्रिय बनते गए। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, उसे उन्होंने शास्त्रों को ग्रहण किया। शास्त्र मतलब होता है जो वेद हो गए, और शस्त्र मतलब होता है जो हथियार हो गए। ठीक है, तो शास्त्र और शस्त्र में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से जो वेदों के ज्ञाता थे, उन्होंने, उनका भी अलग रुतबा था समाज में, वो ब्राह्मण कहलाते थे। उन्होंने भी मतलब जो है इसी तरह से उस समय सुनिश्चित किया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य। इस तरह से जो है जन्म आधारित समाज बनने लगा। एक और चीज है कि जो जाति थी वह असंख्य थी, वर्ण जो था कि वो केवल 4 थे। वर्ण 4 होते हैं और जातियां असंख्य होती हैं। वर्ण में फिक्स है कि ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर है और शूद्र जो है सबसे निचले पायदान पे है, जबकि जातियों में फिक्स नहीं है। वो अलग अलग जगहों पे उनका जो रुतबा है, उनके पास धन संपदा जो है, उस हिसाब से जातियां जो है उनका जो वर्चस्व है ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि वहां पे जो है अपने ही वर्णों में विवाह प्रचलित था, अपनी ही जाति में या वर्णों में, तो इसे अंतर विवाह कहते थे। लेकिन ऐसा भी साक्ष्य मिलते हैं कि अलग जातियों में विवाह होता था। तो 2 प्रकार के हैं, एक तो अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब जो ऊंची जाति का पुरुष है वह निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता था, तो यह जो है समाज को स्वीकार्य था। वैसे भी हम जो है समाज में अभी भी हम देखते हैं कि शादी विवाह स्त्रियों का, ठीक है, वह हम सोचते हैं कि अच्छे परिवार में जाए, अपने से बड़े परिवार में। तो ये इस तरह से अनुलोम विवाह उस समय जो है यह स्वीकार्य था। लेकिन जो है अगर ऊंची जाति की जो है स्त्री जो है निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती थी, तो इसको बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। इसे जो है स्वीकार नहीं था, लेकिन इनका जो है इस पर जो भी जो उस समय के जो साहित्य है उसमें इसकी चर्चा यह बताती है कि इस तरह के विवाह उस समय होते थे, तभी इन पर इतनी चर्चाएं की गई हैं। इसके अलावा जो है जाति व्यवस्था तो हमने देख ही लिया, उसमें खाने पीने की वस्तुओं के लेन देन की, छुआछूत की, ये सब जो है नियम वगैरह जो थे उसमें समाज में थे, जो कि गलत लोगों के द्वारा ही ये गलत चीजें किया गया। ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था को चेंज करके जाति व्यवस्था में चेंज कर दिया गया, और फिर जो है अलग अलग तरह के उन पर नियम कायदे कानून लादे गए समाज में, जिसे जो समाज जो है वो अपनी जो उत्कृष्टता है वह जो है खोता चला गया। फिर हमने जो साहित्य है, जैसे पाली साहित्य है, इसमें कई सारे जो है व्यवसायों के बारे में पता चलता है। शिल्प हो गया, और इसके अलावा जो है कृषि वगैरह के कार्य हो गए। ठीक है, जो वस्तुएं जो बनाते थे वो वाले कार्य हो गए, कृषि पशुपालन। इसके साथ साथ जो है लेखाकार, गणनाकार जिसे हम अकाउंटेंट कहते हैं, शाही कार्यकर्ता, ये सब जो है उस समय ये सब थे। इसके अलावा उच्च जातियां जो है खतिके, ब्राह्मण, गृहपति शामिल थे। ठीक है, जो हमने अभी पिछले खंड में जो हमने पढ़ा है, मतलब सेक्शन में। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि जो है दास और स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी उस समाज में जो उनका जो रुतबा था, ठीक है, उनका जो स्थान था, यह भी हमें बौद्ध साहित्य से पता चलता है। क्या हुआ, जो ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे, जिन्होंने उसे बाद में बदल दिया, इसमें ऐसा किया गया कि जो दास थे और जैसे कि शूद्र हो गए और स्त्री हो गए, तो इनका जो है कई सारे अधिकार जो है छीन लिए गए, और यह बोला गया कि जो शूद्र हैं उन्हीं के बराबर जो है स्त्रियों को भी दर्जा दिया गया। तो इस तरह की चीजें जो है स्त्रियों के अगेंस्ट भी हुआ था, और जो वेद वगैरह जो पहले स्त्रियां पढ़ती थी, जो उपनयन वगैरह संस्कार होते थे, वो सब जो है, ये सब जो है उनसे ये हक छीन लिया गया।
तो हमें इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि महिला और पुरुष, दास एवं दासियों का भी उल्लेख हमें पता चलता है, जैसे कि विनय पिटक में जो है 3 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो हमने ये समाज के बारे में पढ़ लिया, ये आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। अब 2 बोध प्रश्न है। 16 जनपदों को सूचीबद्ध करना बहुत ही आसान है, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो 16 के 16 जनपद के बारे में जो भी 2-2, 3-3 लाइनें मैंने बताया था, आप उसे जो है लिख सकते हैं इसमें। और इसमें यह भी बताया था कौन से जो है राजतंत्री है और कौन सा गणतंत्री है, ठीक है। तो इसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि में शूद्र और दासों की क्या स्थिति थी, तो ये भी मैंने इससे पहले वाले जो अभी टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में अभी बताया है, ठीक है। तो शूद्र की स्थितियों के बारे में बता सकते हो। जो दासों की जो स्थितियां थी, मतलब दासों को जो है वैसे तो नॉर्मली होता नहीं था, लेकिन एक जगह पे एक दास को खरीदने का जो है वह उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो शूद्र थे वह उनको फिक्स कर दिया गया, वो तो सबसे पहले निचले पायदान में थे वर्ण व्यवस्था के। इसके अलावा जातियों के कारण जो है, जब जाति को जो है आधार बना दिया गया समाज पर, तो शूद्र में है कई सारी जातियां बनी और इन्हें जो है निम्न वर्ग में ही रखा जाता था। तो इस तरह से आप जो है इसका जो है आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें सही गलत का चिन्ह करना है। तो पहला क्या है कि गांवों की तुलना में नगरीय समाज अधिक लचीला था और लोगों को उनकी प्रथागत परंपराओं से परे पेशेवर और व्यक्तिगत विविधता की अनुमति देता था। बिल्कुल सही है, ये गांव में जो लोग, गांव का जो समाज था वो थोड़ा जो है रूढ़िवादी था, और जब लोग नगर में जाते थे तो वहां पे अलग अलग जातियों, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से लोग आकर के घुल मिल के रहते थे। तो वहां पे ये सुविधा हो जाती थी कि कोई जो है नया व्यवसाय जो है किसी जाति का भी किसी भी व्यवसाय में वह पेशेवर बन सकता था। तो ये थोड़ी सी विविधता हमें शहरों में आज भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप इसको टिक सही का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो सभी जनपदों की शक्ति और स्थिति समान थी, ये कैसे हो सकता है? क्या सभी राज्यों की शक्ति एक समान हो सकती है? बिल्कुल नहीं, स्थिति भी एक समान नहीं हो सकती। तो ये है अपने आप में यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है खत्म होता है।